नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद श्रीलंका के किसानों को भी एक बड़ी जीत मिली है। पिछले साल जुलाई में वहां की सरकार ने अचानक फैसला लिया कि रासायनिक खेती नहीं होगी। श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक खेती वाला देश बनेगा। इसी के साथ रासायनिक खाद से लेकर दवा के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी गई। नीयत के हिसाब से देखिए तो इस फैसले में अच्छाई ही अच्छाई है, लेकिन कई साल से रासायनिक खेती को बढ़ावा देने वाली सरकार रातों रात अगर अच्छी नीयत अपना ले तो संदेह गहरा हो जाता है। इसे सुनते ही श्रीलंका के किसान भड़क गए और सड़क पर उतर गए। किसी भी खेत को ऑर्गेनिक बनाने में 3 से 5 साल का समय लगता है। अचानक से रासायनिक खाद और दवा पर बैन लगा देने से बहुतों ने बुवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ कि महंगाई बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। वहां की सरकार आयात संकट से जूझ रही थी। आयात बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ऑर्गेनिक खेती के नाम पर यह फैसला कर लिया गया। सरकार किसानों पर आरोप लगाने लगी कि विरोध करने वाले रासायनिक कंपनियों के दलाल हैं। आज श्रीलंका की सरकार ने अपना यह फैसला वापस ले लिया है। अच्छी नीयत के नाम पर लिए गए इस फैसले और इसकी वापसी की तुलना आप भारत में तीनों कृषि कानूनों से कर सकते हैं। अगर सरकार ने बातचीत कर यह कदम उठाया होता, किसानों की भी सुनी होती, तो समझ पाती कि ऑर्गेनिक खेती की दिशा में कैसे बढ़ा जाता है। भारत में भी ऑर्गेनिक खेती के नाम पर जीरो बजट की खेती की बात होती है। 2016 में कृषि विभाग के तत्कालीन अपर सचिव अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। खेती से आमदनी दोगुनी करने के तरीके सुझाने के लिए इस कमेटी ने 14 खंडों की रिपोर्ट दी है। 1000 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट है ये। 2017 में आए इसके खंड 6 वाली रिपोर्ट में 20 पन्ना ऑर्गेनिक खेती पर है। बताने का मकसद यह है कि 2021 में प्रधानमंत्री जीरो बजट के लिए एक कमेटी बनाना चाहते हैं। नीयत के हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। जीरो बजट या ऑर्गेनिक खेती होनी ही चाहिए। जब इस नीयत की यात्रा की पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि 5 साल लगा दिए कमेटी ही बनाने में। इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए। श्री सुभाष पालेकर कृषि 2016 में सुभाष पालेकर को जीरो बजट खेती के लिए पद्मश्री दिया गया। तब जीरो बजट की खूब बात हुई, लेकिन अब तो 2021 समाप्त होने जा रहा है। इन 5 सालों में जीरो बजट को लेकर केवल अच्छी नीयत वाली बातें हुई या कुछ ठोस काम भी हुआ? 2016 में पद्मश्री देने के 3 साल बाद 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री ने जीरो बजट खेती की बात की। रासायनिक चीजों के इस्तेमाल के बिना प्राकृतिक तरीके से खेती करने की नीति का ऐलान हुआ, लेकिन यह सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। इसी से अंदाजा लगाइए कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जीरो बजट फार्मिंग के लिए कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। 5 साल में बात कमेटी पर पहुंची है। इसका मतलब है कि सुधार को लेकर सरकार जल्दी में नहीं है। उन्हीं सुधारों को लेकर जल्दी में लगती है जिसे लेकर आरोप लगता है कि चंद कंपनियों के लिए सब किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं जीरो बजट पर अच्छी नीयत से अच्छी बातें करने वाली सरकार ने इस पर कितना खर्च किया है? डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि ने लोकसभा में इस बारे में सवाल किया। उसके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना के तहत 8 राज्यों में 49 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। केवल 49 करोड़। यह हाल है जीरो बजट खेती को प्रोत्साहित करने के बजट का फैसले का। यह जवाब इसी साल अगस्त का है। मंत्री जी ने लिखित जवाब में कहा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF का नाम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP कर दिया गया है। 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक उप योजना के तौर पर चल रही है। ये इसके तहत 3 साल में 1 हेक्टेयर खेत को ऑर्गेनिक करने के लिए सरकार 12,200 रुपए की आर्थिक मदद देगी। अभी तक 49 करोड़ की राशि खर्च हुई है 8 राज्यों में। इसलिए किसानों का कहना है कि हमें कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए। 2016 से 22 आ गया। अब हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के मामले में एक और कमेटी तक पहुंचे हैं। कोई 50 करोड़ खर्च कर पाए हैं। इसलिए किसान अगर संदेह कर रहे हैं तो उनके कारण जायज लगते हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान पर भरोसा होता तो किसान लखनऊ में महापंचायत के लिए जमा नहीं होते। यहां भी उनकी यही मांग है कि फैसला बातचीत से हो। सरकार को अब कमेटी की याद आई है। अगर इसी बिल को संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया होता
तो सांसदों की कमेटी अलग अलग किसानों से बात कर रही होती, कानून में सुधार और संशोधन का रास्ता निकाल रही होती। लेकिन संसद की इस संस्था और प्रक्रिया को मौका नहीं दिया गया। किसानों ने कहा कि कानून वापस हो, तो सरकार ने कहा जैसा बना है वैसा ही लागू करेंगे और कानून पास कर दिया गया। संसद के नाम पर संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाली सरकार के इस कदम को गोदी मीडिया के दौर में जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। किसान सड़क पर थे और सरकार ने संसद में कानून पास कर दिया। तालाबंदी के बीच किसानों से बातचीत के बिना अध्यादेश लाया गया, जबकि अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई आपात स्थिति होती है और संसद का सत्र बहुत दूर होता है। संविधान का कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश पर तब दस्तखत करते हैं जब आपात स्थिति हो और तुरंत कोई कदम उठाना जरूरी हो। जाहिर है नीयत साफ नहीं होगी। इसे एक और उदाहरण से समझिए। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, इसके ठीक कुछ दिन पहले सरकार अध्यादेश के जरिए सीबीआई, ईडी के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार का कानून लाती है। किसानों ने पत्र में लिखा है प्रधानमंत्री को कि सरकार प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस ले। 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत के बाद जब सरकार यह मान गई थी कि बिजली संशोधन विधेयक में बदलाव नहीं करेगी, तो इसे वापस ले लेना चाहिए। संयुक्त मोर्चा ने अपने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान हटा दिए जाएं। इस साल सरकार ने कुछ किसान विरोधी प्रावधान हटा दिए, लेकिन सेक्शन 15 के माध्यम से किसान को सजा की गुंजाइश बना दी गई। बिल का मामला 1 साल पहले शुरू हुआ, 1 साल के बाद में उन्होंने वापस ले लिए। वो कानून लेकर आए, कानून बनाए उन्होंने, लेकिन उससे पहले भी मामले तो बहुत है ना। जो पहले मामले रुके हुए हैं अब उन पर चर्चा कर लो। या ये एग्रीमेंट हो रहा कि ये आंदोलन बिल के लिए था और फिर एक बार हम घर जाएंगे और फिर दोबारा फिर आऊंगे, फिर दोबारा दूसरे आंदोलन के लिए आऊंगे। अब तो बैठे हुए हैं। एमएसपी गारंटी कानून भी सरकार बना दे, एक ये बड़ी पुरानी डिमांड हमारी है। उससे देश के किसानों को लाभ होगा। अगर ये सरकार किसानों की हितैषी है और उससे लाभ हो रहा, हम डिमांड कर रहे, जोन सी चीज किसानों के फायदे की उसे तो कर नहीं रहे, जोन सी किसानों के नुकसान की उसे जबरदस्ती थोप रहे। एक अहम सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट और एमएसपी पर विचार करने के लिए कमेटी की बात की है, उसमें किसानों को भी रखने की बात कही है। क्या उस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े नेता भी होंगे या अशोक दलवाई की कमेटी जैसा हाल होगा, जिसके 16 सदस्यों की कमेटी में ज्यादातर सरकारी पक्ष के अधिकारी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महासचिव उसके सदस्य बनाए गए थे। इसलिए किसान कानून वापसी के अलावा अन्य बातों पर सरकार से बात करना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को अपने लिखे पत्र में कहा है, प्रधानमंत्री जी, देश के करोड़ों किसानों ने 19 नवंबर 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने गौर किया कि 11 राउंड वार्ता के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान की बजाय एक तरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार इस वचन को जल्द से जल्द और पूरी तरह निभाएगी। प्रधानमंत्री की बात पर यकीन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है 2014 के बाद बहुत सारे ऐसे वायदे किए गए जो कभी पूरे नहीं हुए। तो इस पर बिल्कुल भी, एक तो वो जो तीन काले कानून है उनको वापस करने की तो बात कही गई है, वो एक जुमला भी हो सकता है, बहुत सारे जुमले वो देते रहते हैं। उसके साथ और भी मांगे थी, एमएसपी की बात थी, उस पर कोई बात नहीं होगी। तो हम और लखीमपुर की इतनी बड़ी घटना थी, उसमें उनके राज्य मंत्री बने बैठे हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई थी। तो सिर्फ वो कानून, जब हम ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, वो तीनों काले कानून वापस लेने के साथ साथ किसानों के ऊपर जो बहुत सारे और भी
चीजें थी उन पर बात करने की बात थी। वो एमएसपी की बात थी, वो उनके साथ जो शोषण हुआ है उसकी बात थी, जो उनकी बेइज्जती करी गई है लगातार। उनके बहुत सारे मंत्रियों ने अजीब अजीब चीजें कही, खालिस्तानी, आतंकवादी, बहुत सारी चीजें उनकी बात थी। तो इसलिए इसको अभी तो वापस लेना, इसीलिए वापस नहीं लिया गया। देखिए, इसके बात का कोई भरोसा नहीं है। ये मन की बात करता है और मन की बात कैसी होती है, कोई कानून से उसका मतलब नहीं है, कोई जनतंत्र से मतलब नहीं है। मन की बात होती है, मार दो चाहे प्यार कर दो, काट दो चाहे प्यार कर दो। किसानों को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। ये भले ही प्रधानमंत्री के अनुसार कुछ किसान हैं, लेकिन कुछ किसानों को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। अगर आप कृषि को लेकर प्रधानमंत्री के पुराने वादों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कई मामलों में किसानों की यह बात पूरी तरह से गलत नहीं लगेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर ही उन्हें परख लीजिए। किसानों की यह मांग आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 2 साल लगाकर 2006 में स्वामीनाथन कमेटी ने एक फॉर्मूला बनाया। उसी के आधार पर, उसी से प्रेरित होकर कह सकते हैं, बीजेपी ने 2014 के घोषणा पत्र में डाला कि जो लागत होगी उसका 50% कम से कम मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। कम से कम लिखा है, मिनिमम। लेकिन 1 साल के भीतर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार हलफनामा देती है कि हम नहीं दे सकते इस फॉर्मूला के हिसाब से। अप्रैल 2014 में पंजाब के पठानकोट की एक रैली में पंजाब के किसानों से प्रधानमंत्री क्या वादा कर रहे थे, एक बार देश के किसान और पंजाब के किसान भाई भी सुन लें। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब यह बात 2014 के घोषणा पत्र में लिखी हुई थी। तब क्या वोट बनाने के लिए ऐसा किया गया था और वोट मिलने के बाद बाजार बिगड़ने की चिंता की जाने लगी? करीब 2 साल लगाकर स्वामीनाथन आयोग ने भारतीय कृषि पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। अक्टूबर 2006 से यह रिपोर्ट भारत सरकार के पास है। तब से न्यूनतम समर्थन मूल्य के फॉर्मूले और गारंटी को लेकर किसान मांग कर रहे हैं। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग ने जोर पकड़ा, तब नीति आयोग एक नया सुझाव लेकर आ गया कि इसके बदले बाजार और मंडी के भाव में जो अंतर होगा किसानों को वो सरकार दे देगी। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के नाम से ये चल भी रहा था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा नाम से एक योजना शुरू कर दी। इसका पूरा नाम रखा गया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। 2018 से 2020 के बीच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लॉन्च किया जाता है। 2019-20 के बजट में इस अभियान के लिए 2400 करोड़ की मांग होती है, लेकिन 1500 करोड़ आवंटित किया जाता है। संशोधित बजट में 321 करोड़ दिया जाता है और खर्चा होता है 313 करोड़। सरकार किसानों को उनका दाम देने के मामले में कितनी गंभीर है आप देख सकते हैं। कितना कम खर्च होता है, यह बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार कमेटी और योजना के नाम पर तरह तरह के प्रयोग करती है, दरअसल उसके बहाने मामले को टालती रहती है। यही कारण है कि किसानों को प्रधानमंत्री के भाषण पर भरोसा नहीं हो रहा है। जिस भाषण को जनता कभी फैसला समझ लेती थी, अब उसे फिर से भाषण समझने लगी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर कमेटी बनाने का फैसला नया नहीं है। किसान जानते हैं 2016 में अशोक दलवाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कई बार जिक्र आता है। न्यूनतम समर्थन के मूल्य के खिलाफ कई तरह का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या यह संभव है कोई सरकार सारे अनाज खरीद ले? क्या यह संभव है कि कोई सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दे? क्या उससे उसका दिवालिया नहीं निकल जाएगा, बजट नहीं बिगड़ जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि भारत में 23 फसलों पे हर साल अनाउंस किया जाता है, लेकिन इफेक्टिवली
गेहूं और धान पे ही वो इम्प्लीमेंट हो पाता है अधिकतर हम देखें, और कुछ थोड़ी सी कॉटन और कुछ पल्सेस भी प्रोक्योर होती हैं, लेकिन 94% फार्मर्स, जैसा कि शांता कुमार कमेटी ने कहा था, वो बाजार के हवाले ही रहते हैं, उनको एमएसपी नहीं मिलता है। मात्र 6% किसानों को भारत में एमएसपी मिलता है। तो किसानों की ये डिमांड है कि भाई एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने से वो 100% किसान जो है वो उसके दायरे में आ जाएंगे, और जो इन किसानों की इनकम है ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 25 से 40% किसानों को दाम कम मिलते हैं एमएसपी के बनिस्बत। अगर देखें या एमएसपी से कंपेयर करें तो मार्केट प्राइस इतना कम होता है, जो कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो उनकी लागत है वो भी निकाल नहीं पाता है किसान। तो उस संकट से निकालने के लिए वो एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की डिमांड कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब इससे 17 लाख करोड़ रुपए का बजट आ जाएगा, वो और इकोनॉमी जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगी देश की, अगर हमने 17 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसानों की एमएसपी पे खर्च दिया। मेरा ये मानना है कि ये तर्क ठीक नहीं है। सच्चाई ये है कि किसानों ने ये नहीं कहा कि ये जो प्रोड्यूस है सारे का सारा जो वो पैदा करते हैं वो सरकार खरीदे, ये नहीं कहा है। उनका कहना यह है कि ये अश्योर कर दिया जाए कि जो एमएसपी है उसके नीचे खरीद नहीं होगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, चाहे सरकार हो एपीएमसी के माध्यम से, कोई भी हो, वो उससे नीचे नहीं खरीद करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो बर्डन जिसको हम मान के चल रहे हैं वो बर्डन जो है किसी सरकार पर नहीं आएगा, बल्कि ऐसे बड़े अध्ययन हो चुके हैं देश में जो ये बता रहे हैं कि अगर एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाए तो मात्र 1.5 लाख से लेके 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है सरकार के ऊपर भार पड़ेगा। तो इकोनॉमी का ये सोच के चलना कि भाई इकोनॉमी इससे ध्वस्त हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उल्टा है। अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जब 7वां वेतन आयोग आया था, जो कि मात्र 4 या 5% पर जो देश के नागरिक हैं उनको मिलता है, तब कहा गया था इंडस्ट्री द्वारा कि ये बूस्टर डोज होगा इकोनॉमी के लिए। बूस्टर डोज होगा इकोनॉमी के लिए क्योंकि उनका मानना था कि ये जो पैसा है मार्केट में ही आएगा, और जब मार्केट में आएगा तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी, तो उनकी जो प्रोडक्शन में जो उनकी गति है वो बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये माने कि जब 50% पॉपुलेशन भारत की अगर उनके पास पैसा ज्यादा आएगा तो आप देखिए कितनी डिमांड क्रिएट होगी। वो जो डिमांड क्रिएट होगी वो बूस्टर डोज नहीं, वो तो रॉकेट डोज होगी देश की इकोनॉमी के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा किसानों की आय दोगुनी करने के सवाल पर भी आप सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। बेशक सरकार ने भारी भरकम कमेटी बनाई, अशोक दलवाई की, उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर किए जा रहे प्रयासों का क्या नतीजा आ रहा है, इसे लेकर क्या कोई अध्ययन हुआ है? हम कैसे और किस आधार पर 1 महीने बाद जब 2022 आ जाएगा जानेंगे कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। 2016 से यह बात की जा रही है, आजकल तो नोटबंदी की तरह इसकी चर्चा भी बंद है। इस साल जुलाई में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के अपने लिखित जवाब में कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कि इस वक्त सालाना आमदनी का कोई ताजा आकलन नहीं है। मंत्री ने कहा है कि 2015-16 में जितनी सालाना आय थी उसके आधार पर दोगुनी होगी, लेकिन 2016 से 21 के बीच जो प्रयास हुए उसके आधार पर साल दर साल आमदनी कैसे बढ़ रही है इसका कोई ताजा अध्ययन नहीं है। बीजेपी का दावा है कि मोदी जी के बराबर किसी किसान नेता ने काम ही नहीं किया। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यह बात किसान अच्छी तरह जानते हैं। फसल बीमा का रिकॉर्ड किसानों को पता है। खुद गुजरात और बिहार इस योजना से बाहर है। आमदनी दोगुनी करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे का भी हाल आपने देख लिया। किसान अब चाहते हैं कि सरकार वाकई काम करे, उनकी मांग के अनुसार काम करे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी बर्खास्त करे।
लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों की बैठक में जब गृहमंत्री अमित शाह पुलिस को यह नसीहत दे रहे थे कि उन्हें राजनीति के हिसाब से पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए थी, तब मंत्री अजय मिश्रा मंच पर विराजमान थे, जिनके बेटे की जांच को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी बर्खास्तगी की मांग किसान मोर्चा के नेता कर रहे हैं, क्योंकि अजय मिश्रा की जीप से ही किसान कुचलकर मारे गए। उसमें तो बीजेपी के कार्यकर्ता और पत्रकार भी मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री का नाम लिए बगैर कई तरीके से पुलिस की जांच को लेकर, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट कमेटी बना रहा है, खुद पुलिस के अधिकारी तय कर रहा है, लेकिन अजय मिश्रा गृह मंत्रालय में बने हुए हैं। यही नहीं, लखीमपुर खीरी केस में मारे गए किसी भी किसान के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक मुलाकात नहीं की है। ना तो वे किसानों के घर गए, ना उनके परिजनों को बुलाकर मुलाकात की है। आमतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसी स्थिति में मृतकों के परिजनों को लखनऊ या जहां होते हैं वहां बुलाकर मिलते हैं। जैसे कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता के परिजनों को बुलाकर पुलिस लाइन में मुलाकात की। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार को तब लखनऊ बुला लिया जब उनका श्राद्ध कर्म भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी सुबोध कुमार सिंह की हत्या का मामला अंजाम पर नहीं पहुंचा है। लखनऊ तो एक प्रस्तावित है, क्योंकि अजय टैनी यहाँ का ही है रहने वाला, जिसने किसानों को जीप से मरवाया, वो यहाँ का ही है। उसको बर्खास्त करो और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जमीन मांगी है ताकि शहीद किसानों की स्मृति में स्मारक बन सके। स्मारक बनाने में सरकार कभी पीछे नहीं रहती। कई हजार करोड़ तो कई स्मारक बनाने में खर्च हो गए होंगे। तो फिर सरकार को साफ करना चाहिए कि शहीद किसानों के स्मारक बनाने पर उसका क्या रुख है। किसानों की यह मांग सही भी लगती है कि शहीद हुए 700 से अधिक किसान परिवारों को मुआवजा मिले, उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सभी शहीद किसानों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मात्र 23 करोड़ खर्च आएगा। केंद्र सरकार अभी तक किसानों की इस मांग पर चुप है। क्यों चुप है? 11 फरवरी को लोकसभा में जब राहुल गांधी ने शहीद किसानों के सम्मान में 2 मिनट के मौन की मांग की तो बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया। अगले दिन बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, राकेश सिंह और पीपी चौधरी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख दिया कि उन्होंने सदन में शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर संसद की अवमानना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक उन किसानों के लिए एक शब्द नहीं कहा। करीब 500 किसान अकेले पंजाब से शहीद हुए हैं। पंजाब सरकार ने इनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। 450 के करीब किसानों को राज्य सरकार ने मुआवजा दे दिया है, लेकिन नियुक्ति पत्र के मामले में द वायर की रिपोर्ट है कि केवल 250 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वायर के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट में बताया गया है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक 200 परिवारों को ही पैसे मिले हैं। उसी तर्ज पर हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? वैसे करनाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान सुशील काजल की मौत के बाद जब किसानों ने भयानक विरोध प्रदर्शन किया, तब हरियाणा सरकार मान गई कि 25 लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी दी जाएगी परिवार के सदस्य को। तो हरियाणा के शहीद हुए बाकी किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? हरियाणा और केंद्र सरकार अपना रुख क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं? इसलिए बातचीत बहुत जरूरी है किसान और सरकार के बीच। अगर सरकार संसद में कानून पास कराने से पहले बातचीत की होती और किसानों के सुझावों को महत्व दी होती तो शायद सहमति का कानून बन गया होता, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। किसान मोर्चा जिंदाबाद। यह भी देखिए कि किसान आंदोलन केवल विरोध का आंदोलन नहीं है। जैसा कि बताया गया कि उन्हें कुछ भी पता नहीं। उनका आंदोलन अपने मुद्दों से जुड़ी सूचनाओं और समझ के आधार पर यहां तक आया है। इस आंदोलन में कृषि कानूनों को लेकर दुनिया भर के अनुभवों पर भाषण हुए हैं, पर्चे लिखे गए हैं, फिल्में दिखाई गई हैं। इसमें कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा का योगदान कम नहीं है। अकेले इस शख्स ने खेती के वैकल्पिक अर्थशास्त्र को अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी और पंजाबी में लिखकर बोलकर किसानों को समझा दिया।
आज बहुत से किसान देवेंद्र शर्मा की बातों को ही दोहरा रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच अमेरिका और कनाडा में हुए कृषि सुधारों की सूचनाएं पहुंची हैं। उन्हें मालूम है कि वहां के किसानों की हालत क्या हुई है। इसलिए अमेरिकी किसानों के लिए भी भारतीय किसानों के आंदोलन का बड़ा महत्व है। वे इस नजर से देख रहे थे कि अगर भारत के किसान हार गए तो किसानों की लड़ाई दुनिया भर में हर जगह खत्म हो जाएगी। लेकिन लगता है कि किसानों की लड़ाई जीत में बदलने लगी है। श्रीलंका से आई खबर इसकी पुष्टि करती है। ब्रेक के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भिंड में कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गांजा बेचने के मामले में पुलिस ने अब अमेजन के कार्यकारी निदेशकों को एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी बना लिया है। वहीं राज्य के गृह मंत्री ने इसे गंभीर मसला बताया है। पुलिस अब तक 4 लोगों को आरोपी बना चुकी है। 3 राज्यों में अभी तक इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर कोई दिशा निर्देश है भी। यहां तक कि हथियारों के बिकने की भी खबरें आती रहती हैं। भिंड में इस ढाबे में तड़के के लिए तो करी पत्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, उसके नाम पर कथित तौर पर करोड़ों के गांजे का सौदा हो गया। ढाबा मालिक पिंटू उर्फ ब्रजेंद्र सिंह तोमर और उसका साथी सूरज उर्फ कल्लू पवैया 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुए तो कहानी की परतें खुलने लगी। गांजे की खेप ऑनलाइन विशाखापत्तनम से मंगवाई गई। आरोपियों से पूछताछ के बाद हरिद्वार से एक और साथी पकड़ा गया। फिर पता लगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड से भी इस रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। सूरज पवैया ने खुद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर्बल उत्पादों के विक्रेता के तौर पर पंजीकृत किया। विशाखापत्तनम के श्रीनिवास राव उर्फ बासु से वो गांजा खरीदता था। बासु ने आरोपियों को शहर में किराए से एक रूम दिलवाया। इसी रूम से 2 किलो के पैकेट बनाकर डिलीवरी बॉय को दिया जाता था। मामले में विशाखापत्तनम एसीबी ने बासु, अमेजन वैन के 2 पिकअप बॉय और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भी 48 किलो गांजा वेइंग मशीन और कंपनी के कवर, सेलोटेप और खाली पैकेट जब्त किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की एक टेक्सटाइल कंपनी के ब्यौरे के साथ आरोपियों ने बार कोड लिया और नशे का सौदा करने लगे। 4 महीने में 1 करोड़ 10 लाख का माल बेचा, जिसका 66% मुनाफा ऑनलाइन कंपनी को गया। मैंने अमेजन के वकील को यही बताया था कि अभी मुझे आपसे जानकारी चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके प्लेटफॉर्म से गांजा बेचा जा रहा है, तो आप हमें सहयोग करें। कंपनी के वकील कुछ दिनों पहले भिंड आए थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे। ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इस पे कमेंट करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि अमेजॉन पूरा कोऑपरेट करेगी पुलिस के साथ और इस मामले की तह तक जाएगी। इसके अलावा मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हमारी अभी बहुत अच्छी मुलाकात रही एसपी साहब से और बाकी अफसरों से, तो हम पूरा, उन्होंने कुछ डिटेल्स मांगी, हम वो सारी डिटेल्स जल्दी से जल्दी मुहैया कराएंगे। हालांकि राज्य के गृह मंत्री का कहना है कि कंपनी सहयोग नहीं कर रही है। एक कंपनी ऐसी जिसका अकाउंट गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसका जीएसटी गलत है, एक कंपनी ऐसी जिसके नाम गलत है, और उसके साथ अगर अमेजन व्यापार करे, वो भी नशे का व्यापार करे, ये साइबर क्राइम से भी गंभीर क्राइम है। और हम मध्य प्रदेश में इस तरह के क्राइम को बढ़ावा तो नहीं होने देंगे। और इसलिए हिंदुस्तान में पहली कार्रवाई जो धारा 38 एनडीपीसी एक्ट की है, पहली कार्रवाई है हिंदुस्तान के अंदर। अभी तक अमेजन ने इसमें कोई जांच में सहयोग नहीं किया। मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं उन्हें और चेतावनी भी दे रहा हूं कि जांच में सहयोग करें। सूत्रों के मुताबिक 20 ऐसे पैकेट थे जो बुक तो किए गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिन्होंने इसे बुक किया था, यानी ट्रांजिट में गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जब ये पैकेट कंपनी के आधिपत्य में थे तो क्यों और कैसे गायब हो गए, और इसकी जवाबदेही किसकी है। भिंड से दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।